नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आप सभी दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं राजीव। इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले एक दुखद खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है जो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। जिस खबर को, और वो खबर है कि जलपाईगुड़ी के डोमोहानी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के 12 डब्बे शाम के करीब 5 बजे पटरी से उतर गए और इस दुर्घटना में 3 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है, जबकि करीब 12 यात्रियों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया है। जब तक ये खबर आ रही थी उसके बाद कहा जा रहा है कि करीब 100 से अधिक घायल जो हैं वो वहां पर बताए जा रहे हैं। मौके पर आप सब जानते हैं कि राहत और बचाव कार्य का अभियान हमेशा चलाया जाता है, आज भी चलाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है और हम सब की निगाहें इस खबर पर बनी हुई हैं और जैसे ही कोई अपडेट हम तक आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि ये जो दुर्घटना है इस वक्त, जबकि कोरोना काल है, आप जान रहे हैं, ठंड का समय भी है और इन सब के बीच ऐसी अगर दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटना हो या रेल दुर्घटना हो, तो ये दुखद ही होता है। खैर, इस खबर से इतर अब बात आज के मुद्दे की करें तो जैसा आप जानते हैं, आप देख ही रहे हैं कि देश की सबसे ताकतवर पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी का घमंड उत्तर प्रदेश चुनाव में चूर चूर होता हुआ दिख रहा है। अब तक चुनावों से पहले बीजेपी दूसरे दलों को तोड़फोड़ करती थी, उनमें तोड़फोड़ करती थी, सेंधमारी करती थी। आप याद कीजिए 2014 के बाद से कई कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी ने भगवाधारी बना दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर बहुत से नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, यह भी आप याद कीजिए। मजे की बात यह रहती थी कि इन दल बदलू नेताओं में से बहुतों पर पहले बीजेपी ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, लेकिन जैसे ही ऐसे नेता बीजेपी में आते सारे दाग अच्छे लगने लगते। खैर, दूसरे दलों को कमजोर करने वाली बीजेपी यूपी चुनाव से पहले खुद कमजोरी का शिकार हो गई है। पिछले दिनों हमने देखा है कि बीजेपी छोड़ने की ऐसी होड़ नेताओं में लगी कि अब तक 14 विधायक बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और इस टूट फूट को लेकर बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि अब मोदी जी को ही मोर्चा संभालने के लिए आगे आना पड़ा है और कल रात 1:30 बजे तक मीटिंग चलती रही। एक खास बात यह भी है कि बीजेपी छोड़ने वाले अधिकतर नेता पिछड़े तबके से हैं। इसका मतलब यह भी है कि अब बीजेपी शायद ओबीसी मुक्त हो जाए और शायद यही उसकी हार का कारण भी बने। जिन नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है और इसके लिए जिस भाषा में इस्तीफा लिखा है वो भी कमोबेश एक जैसा ही है। सभी ने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को सम्मान न देने जैसी बात अपनी अपनी चिट्ठी में, इस्तीफे में लिखी है, या उनकी यानी कि इन दलितों को, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की बात अपने इस्तीफे में बताई गई है और इन नेताओं ने उसका कारण, यही कारण बताया है। खैर, बीजेपी पर यह इल्जाम भी बहुत भारी पड़ सकता है कि बीजेपी जो है दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। वैसे इस भगदड़ के बीच बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी लगभग तैयार कर चुकी है और 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। इधर बीजेपी की भगदड़ और हाहाकार के बीच प्रियंका गांधी ने मौके पर चौका मारते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची यानी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 125 नाम हैं और इनमें भी 50 महिलाओं को टिकट देकर प्रियंका ने अपना वादा पूरा किया है। 40% का वादा जो है कि टिकट हम 40% महिलाओं को देंगे, यह वादा प्रियंका गांधी ने पूरा किया है। खास बात यह भी है कि इस बार उन्नाव कांड की पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने टिकट दी है। तो एक तरफ कांग्रेस दलितों, महिलाओं और युवाओं के जरिए बदलाव की राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी बगावत को संभालने में ही लगी हुई है। इस हाहाकार को कैसे रोकेगी बीजेपी और इसी पर, और कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का होगा बेड़ा पार, यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास साथी इस वक्त जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और उन सबका आप सबसे उन सबका परिचय करवाऊं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमित मौर्य जी जुड़े हुए हैं सीधे बनारस से। अमित मौर्य, नाम सुन लीजिए, मौर्य हैं और मौर्य उधर भी हैं जो बगावत कर रहे हैं, इसलिए अमित जी से कुछ खास प्रश्न तो जरूर पूछूंगा कि आखिर क्या बात है कि मौर्यों की बगावत हो रही है। और जरा चंद्रगुप्त मौर्य की भी याद आ रही है इस वक्त मुझे, क्योंकि उस समय भी
आप याद कीजिए कि चाणक्य आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य को कहां से कहां पहुंचा दिया था। मौर्य वंश की बात अमित मौर्य से जरूर सुनेंगे हम। और साथ में हमारे साथ ही ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं। आपका भी स्वागत करता हूं, तो आप चारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में, जो अब तक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और इस 2 वे कार्यक्रम में आप भी हिस्सा बनिए, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, अपनी बातों को रखिए। और हम चर्चा यही कर रहे हैं कि आखिर लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो हाहाकार मचा हुआ है बीजेपी में, उसका कारण क्या है, उसके पीछे क्यों आखिर, और क्यों इसी वक्त जबकि बीजेपी में हाहाकार है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने मौके पर चौका मारा है। और ये मौके पर चौका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रियंका ने जो वादा किया था उसमें से एक वादा, जो प्रतिज्ञा की थी, उसमें से एक प्रतिज्ञा पूरा होता हुआ, मतलब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रतिज्ञा जो प्रियंका गांधी की है वो वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी ने आज 125 कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप जान रहे हैं अच्छी तरह कांग्रेस कितनी मजबूत है, ये भी समझेंगे। और साथ में जो टिकट जिन महिलाओं को आज दिए गए हैं, उनमें किन किन महिलाओं के ऊपर दांव जो है लगाना कांग्रेस के लिए ज्यादा मुफीद साबित होगा, ये भी समझेंगे। तो चारों साथी हमारे साथ बने हुए हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। आइए प्रियंका गांधी को सबसे पहले सुनते हैं। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। तो ये आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जो बातें अपनी रख रही थी, कह रही थी कि हमने महिलाओं को उन वर्गों से चुना है जो महिलाएं जो हैं, और खासकर तमाम बातें आपने सुन ली प्रियंका गांधी की। और खासकर प्रियंका गांधी ने जो दांव यहां महिलाओं के ऊपर खेला है वो कितना कारगर होगा, यही समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। और सीधा आना चाहता हूं संजीव कौशिक जी आपके पास। क्या लगता है आपको प्रियंका गांधी का या कांग्रेस का ये दांव, और उसमें भी 125 में से 50 महिलाओं को टिकट देना उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ बीजेपी में हाहाकार है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, यहां कांग्रेस पार्टी को आप कहां देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा पत्ता फेंक दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने कि भले दाव हारे या जीते ये अलग बात है, लेकिन सामने वाले की परेशानी जरूर बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से महिला उत्थान की बात सारे पार्टियों के लोग लगातार करते चले आए हैं, और आधी आबादी के हक हुकूक के बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता, तो केवल और केवल मौखिक बातें अभी होती रही हैं। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बात कही, उसको वो केवल बातों तक ही नहीं सीमित की, उसमें वो सामने दिखाई दे रहा है कि उसमें उनकी भागीदारी उतनी में हो रही है। अब ये बात अलग है, जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस लंबी प्रक्रिया के लिए कम से कम किसी ने कदम तो उठाया, किसी ने इतनी हिम्मत तो कसी कि कम से कम ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट में इतने जो कहा 40%, उस 40% के नाम नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में
संभव है कि पहली बार में उनको सफलता ना मिले, दूसरी बार में मिले, तीसरी बार में मिले, लेकिन जो एक हवा उन्होंने बहा दी है उत्तर प्रदेश में, खास करके महिला सशक्तिकरण को लेकर के, ये बाकी पार्टियों के लिए अब कोई विरोध करे तो करे कैसे। उनको पता है कि इस मुद्दे को लेकर के कोई भी यदि नकारात्मक कोई आवाज उठाने का प्रयास करता है तो अपने ही घर में उठता हुआ दिखाई देगा। तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी पहल करके, और हम शुरुआती दौर से हम अपनी व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो हम महिला सशक्तिकरण के लिए, हकूक के लिए हम आगे आने वाले लोगों में से खुद है और हम इसे पसंद करने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए, हमारे जैसे उन सारे सोच वाले लोगों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने पहल की। ये बात अलग है कि ये पहल केवल पहल तक ही सीमित रह जाती है और आगे आने वाले दिनों में इनको लगातार निरंतर गति देने का प्रयास होगा, या फिर वो कहीं रुकती है, झुकती है तो उनको पीछे से पुश करने की जरूरत होगी। और ये टेम्परामेंट, जिस टेम्परामेंट की बात हम कर रहे हैं, वो लगातार जारी रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से शपथ पत्र नाम दिया है और जिस तरह से वचनबद्ध अपने आप किया है इन सब चीजों को देखते हुए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बेहतर, और कांग्रेस पार्टी के कम से कम वोटों में इजाफा के लिए भी एक बहुत बेहतर कदम होगा ये। बेहतर कदम आप बता रहे हैं संजीव कौशिक जी, लेकिन प्रशांत जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? 125 में से 50 महिलाएं, और उसमें भी उन महिलाओं को जो जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं होगा। ऐसे ऐसे नाम हैं, कुछ नाम आपसे भी सुनना चाहूंगा। और इसका क्या असर पड़ सकता है चुनाव पर, और क्या असर पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी पर? देखिए राजीव जी, चुनावी हार जीत, किसको कितनी सीटें आएंगी, किसकी सरकार बनेगी, ये एक अलग चर्चा है। मैं चुनावों को देखता हूं कि हमारे देश में जो चुनाव, चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, ये राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन भी हैं। हर चुनाव में हमारी राजनीति और हमारा समाज परिपक्व होता है। कुछ नए सवाल आते हैं, उन सवालों में मंथन होता है, उससे कुछ सलूशन निकल कर आते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव दो वजह से बहुत बड़े मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। एक, जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, वो कितना जो वर्चस्ववाद है हमारे समाज में, वो उसका जो ढोंगपन है सोशल इंजीनियरिंग के नाम से, उसकी कलई 2 दिन से हम देख रहे हैं कि खुल रही है, परत दर परत खुल रही है। लोग स्कोर गिना रहे हैं कि आज 12 हो गए, आज 14 हो गए, लेकिन इन सारे इस्तीफों को, जितने बीजेपी से इस्तीफे हो रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के, आपने कहा कि ज्यादातर उसमें पिछड़े वर्गों से आने वाले लोग हैं। मैं इसको दल बदल या चुनाव के समय कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के अलावा मैं इसको एक सामाजिक आंदोलन की तरह देख रहा हूं। ये पिछड़ों की वर्चस्ववाद के खिलाफ बगावत है। मैं इस पे डिटेल में दोबारा आऊंगा आपसे बात करने। अब आपकी महिलाओं वाला जो मसला है, वैसे ही महिलाओं को लेकर हो रहा है कि 50% की आबादी, और उसको सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में अपराध हैं वो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी है, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध भी उत्तर प्रदेश में ही है, और महिला सशक्तिकरण उस तरीके से नहीं हुआ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जैसा होना चाहिए था। 33% रिजर्वेशन की मांग न जाने कब से, जब से मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूं तब से चल रही है, अभी तक फुलफिल नहीं हुई। ये जो प्रियंका गांधी ने आज लिस्ट जारी की है, ये भी एक सामाजिक आंदोलन है। इसका चुनावी आउटकम से मतलब होगा, कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, कितना होगा वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन ये सामाजिक आंदोलन है, और ये सामाजिक आंदोलन निश्चित तौर पे देश को, देश की राजनीति को, देश के समाज को एक नई दिशा देने जा रहा है। अब इसमें कुछ जो महिलाएं जिनको चुना गया है, जैसे उन्नाव की रेप पीड़िता की मां है, उनको शाहजहांपुर से टिकट दिया गया है। सीएनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर, जिनको कि पुलिस ने थाने पे बिठाकर बेइज्जती की और महीनों वो जेल में रही, उनको टिकट दिया गया है। आशा वर्कर के आंदोलन को लीड करने वाली जो महिलाएं, उनको टिकट दिया गया है, जिनको पुलिस ने प्रताड़ित किया।
बेइज्जत किया। तो तमाम ऐसी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला है जो महिला संघर्षशील रही हैं महिलाओं के अधिकारों के मामले में। और निश्चित तौर पर देखिए, अभी आज जो लिस्ट आई 125 में से 50 महिलाएं, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मोटा मोटा हम मान के चले कि 150 से ऊपर महिला कैंडिडेट तो अकेले कांग्रेस की तरफ से होंगी, और अब दूसरी पार्टियां भी अनुसरण करेंगी। तो इस चुनाव का पूरा जो माहौल है, इस चुनाव का पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा, उसकी विजुअल इमेज बदल जाएगी, और ये एक बड़ा सुखद शुरुआत होगी भारत के समाज और राजनीति के लिए। एक सुखद शुरुआत भारत के समाज, भारत की राजनीति के लिए, बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और हम चर्चा अभी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज जो टिकट जारी की है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली हम बात इसकी भी कर रहे हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में क्यों हाहाकार मचा हुआ है। ये सवाल आप सबके सामने है। पिछले 3 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे की घोषणा की और इसके बाद से एक अलग तरह की हलचल मच गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जो बीजेपी अभी तक फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, वो आज बैक फुट पर नजर आ रही है। बीजेपी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे जो दूसरी कवायदें भी शुरू हो गई हैं अंदर खाने में। क्या बीजेपी जो है पिछड़ों की राजनीति में पिछड़ती जा रही है? क्या पिछड़ों ने यानी ओबीसी ने बीजेपी को पछाड़ दिया है? क्या बीजेपी के अंदर दो ध्रुव हो चुके हैं, जिसमें से एक ओबीसी या पिछड़ा वर्ग है और दूसरा जो है वो अगड़ों का वर्ग है? ये और क्या हिंदुत्व की राजनीति जो है वो बीजेपी पर ही भारी पड़ गई है? ये सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। इन सवालों के साथ अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ इस वक्त जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 खास साथी जुड़े हुए हैं, जिनमें संजीव कौशिक जी, प्रशांत टंडन जी, अमित मौर्य जी और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से, और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के वक्त जब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, ये देखना जरूरी है, और इसको एक बार फिर से आज देखेंगे। और इसके बाद क्यों कहा जा रहा है कि जितने भी जिन मंत्रियों ने या जिन नेताओं ने, विधायकों ने इस्तीफा देने की या इस्तीफे की पेशकश की है, जो चिट्ठी लिखी है, उनकी चिट्ठी जो है वो एक ही ढंग से लिखे गए हैं। क्या कारण है कि उनके इस्तीफे की चिट्ठी में दलितों का नाम है, वंचितों का नाम है, बेरोजगारों का नाम है, पिछड़ों का नाम है? आखिर क्यों, ये भी तो समझना होगा। क्या ये तमाम नेता बीजेपी के अंदर रहकर पिछले 5 साल से, लगभग 5 साल का वक्त गुजरने को है, और 5 साल से बहुत परेशान मतलब खुद को परेशान, कश्मकश में थे? ये सारे सवाल हैं, अमित मौर्य से भी जानना चाहेंगे। लेकिन उनसे पहले जरा एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की उस बाइट को सुन लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आखिर मैं क्यों इस्तीफा दे रहा हूं और आने वाले समय में क्या धमाल होने वाला है। मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया, और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना, अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा, और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे, मतलब ये हम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करने बात करेंगे। तो कल 14 तारीख है और मकर संक्रांति है, और कल बहुत कुछ जो खबरें होंगी कल दिन में
बहुत ऐसी खबरें आएंगी कि ये तमाम नेता किधर जा रहे हैं। शायद कल ये नेता जो हैं यानी स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के और 14 तारीख को ये आज तक की जो 14 सूची है जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, और जैसा शरद पवार ने कहा और बाकी नेताओं ने कहा है कि ये फहरिस्त लंबी है, यानी कि और भी लोगों के इस्तीफे आएंगे, तो इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिलाकर रख दिया है, सूत्रधार कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। क्या कहेंगे अमित मौर्य जी? जी राजीव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले मैं 2017 में जाना चाहता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य आए, धर्म सिंह सैनी आए, दारा सिंह चौहान आए, तो और कई जनसभाओं में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछड़े समाज का ही मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का। उसके बाद अनुप्रिया पटेल भी आई। तो जितनी भी ओबीसी जातियां जो 2017 से पहले भाजपा से बिदक गई थी, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। उनको लगा कि नहीं, पिछड़े समाज का ही मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि भाजपा और आरएसएस पूरी तरह मनुवाद को फॉलो करती है, वो कभी भी नहीं चाहती कि शूद्र शासन करे। तो ऊपर से योगी जी को बिठा दिया गया। उस समय तो केशव जी का बहुत बीपी बढ़ गया, दिल्ली चले गए, एडमिट भी हुए 2-4 दिन, हालत बहुत खराब हो गई थी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और 4 साल 5 साल पूरी गवर्नमेंट भर केशव मौर्य के हमेशा पर कतरने का काम किया गया। उनके जितने भी फाइलें टेंडर की हो जाती थी, उनका विशेष सुपरविजन पंचम तले कुछ अधिकारी किया करते थे। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन से खिलवाड़ किया तमाम भर्तियों में, ओबीसी के लिए नॉट सुटेबल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट उनको मिल जाते थे। तो आरक्षण पर जो कुठाराघात किया है, तो पिछड़े समाज के जितने भी पढ़े लिखे युवा वर्ग के हैं, जो आरक्षण को समझते हैं, जो समझते हैं उनका हक अधिकार क्या है, लोग ये समझते हैं कि आरक्षण मतलब नौकरी का मामला है। नहीं, आरक्षण भागीदारी का मामला है। आरक्षण आपकी भागीदारी को रक्षित करता है। आरक्षण केवल नौकरी का मामला नहीं है। और जिस हिसाब से पिछड़ों दलितों के साथ नौकरियों में छेड़छाड़ किया गया, अभी आप शिक्षक भर्ती का देख रहे हैं मामला, उसमें ओबीसी कोटा का 6000 से ऊपर होना चाहिए, उसको भी मात्र 3% के हिसाब से किया। तो हमेशा दलितों और पिछड़ों के लिए मौत का कुआं है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। और जब से आरक्षण लागू हुआ, आरएसएस और भाजपा को हमेशा पेट में दर्द हुआ कि समाज के पिछड़े तबके के लोग जो समाज के मुख्य धारा से कटे रहे, वो सरकारी सेवाओं में आए और अपने समाज और अपने को स्टेब्लिश किया। और स्वामी प्रसाद मौर्य कांसीराम जी के साथ काम किए, धर्म सिंह सैनी और जितने भी नेता बीएसपी से आए हैं समाजवादी पार्टी में, चाहे दद्दू प्रसाद हो, कमलाकांत गौतम हो, तो अब अखिलेश यादव में इतनी ज्यादा परिपक्वता आ गई है पिछली गवर्नमेंट के बाद, वो अंबेडकर को समझे। जब उनके बंगले को गंगा जल से धुला तो उनको शूद्र होने का एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी शूद्र हूं। तो और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समाज के सर्वमान्य नेता है। समाज केशव मौर्य को नेता नहीं मानता। केशव मौर्य शुरू से ही आरएसएस के साथ ये जुड़े रहे, और आरएसएस और बीजेपी कभी भी पिछड़ों का भला नहीं कर सकते। आरएसएस में भाजपा में जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता आज भी हैं, वो समझ लीजिए समाज के दुश्मन है और हरे घास में हरे रंग के सर्प के समान है वो। और अब आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, जो आदमी ये लोग भाजपा में आए क्यों? जब 2017 में बसपा से किनारा किया तो अखिलेश यादव की सरकार में भी अंतिम समय में काफी उथल पुथल रहा। तो उस समय चूंकि उनको राजनीति करनी है, तो उस समय ये भाजपा में गए और भाजपा ये समझाने में सफल रह गई कि समाजवादी पार्टी का मतलब, पिछड़े का मतलब केवल यादववाद होता है और मौर्य, पटेल, राजभर, विश्वकर्मा का कोई सम्मान नहीं है। ये बात वो समझाने में सफल रही। और पिछली सरकारों में ऐसा जरूर, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि नहीं, यादववाद होता था। लेकिन अब जो है नई हवा है, नई सपा है, नारा है अखिलेश यादव का। तो इस बार कोई ऐसा नहीं। आज एक विधायक फोन किया
चकिया से भाजपा के विधायक हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा क्या यादवों की लाठी पर मौर्य सवारी करेगा। उनके कहने का मतलब है कि अगर या अखिलेश की सरकार आएगी तो यादव लाठी निकाल के बैकवर्डों को पीटेंगे, उत्पात मचाएंगे, तो क्या मौर्य समाज इसको स्वीकार करेगा। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं है, और आप जो सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा पिछड़े वर्ग के लोग, और अब ये धीरे धीरे अखिलेश यादव दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सर्वमान्य नेता के रूप में आगे आ रहे हैं। और मैं आपसे बता दूं कि अभी जैसे आपने शुरुआती इंट्रो में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जब नेता तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी घात लगाकर अपने पार्टी में शामिल करा रही थी, तो लोग कहते हैं अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है, अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है। अब वही जो है बीजेपी से लोग सपा में आ रहे हैं तो उनको दल बदलू कह रहे हैं। ये अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं हो सकता? जब भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह चाणक्य की कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, तो वही चीज तो हो रहा है। तो अखिलेश यादव का भी मास्टर स्ट्रोक है। अभी और देखते जाइए, अभी बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ बदलेगा। अभी तो बहुत नेता छोड़ के भागेंगे। अभी टिकटों का जो हिसाब से बीजेपी में बंटवारा होगा, हाँ, लेकिन यह है कि स्वामी प्रसाद ने कई विधायकों को जीवन दान दे दिया। जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं 100-150 विधायकों को टिकट कटेंगे, अब उनमें कम से कम मैं समझता हूं बहुत कम ही ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटेंगे, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं बहुत पूरी तरह से बैकफुट पे है। और मैं आपको बता दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा की जब मौर्य समाज की बात हो रही है, तो बाबू सिंह कुशवाहा का भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दखल रहा। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान बहुत मौर्याओं को नौकरी में दी, तमाम 40 से 50 लाल बत्तियां जिला पंचायत मौर्याओं को बिठाया। लेकिन मैं कल आपको बताऊं, कल बाबू सिंह कुशवाहा के धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक हुई दिल्ली में। तो चूंकि ये सीबीआई से कंडीशनल बेल, सीबीआई वाले मामले में बेल पर हैं, तो इनको स्पष्ट कहा गया कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए और मौर्याओं को टिकट दीजिए। हर विधानसभा में पिछली बार ये लड़े थे तो 5,000, 7,000, 8,000 वोट ये इनको पार्टी को मिला था। तो ये इनका ये भी जैसे बीजेपी की ये बी टीम ओवैसी है, तो ये एक नया सी टीम आ रही है। बाबू सिंह कुशवाहा ये अकेले लड़ेंगे तो ये भी सोच रहे हैं कि मौर्यों का ध्रुवीकरण होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा जो भी मौर्य है वो समझदार है, वो अपने हक अधिकार की बात जानता है, और जिस हिसाब से पिछड़ों के हक हकूक पर भारतीय जनता पार्टी लगातार डाका डालने का प्रयास कर रही है। 2022 का जो जनता को मौका मिला है अपनी बात को, पिछड़ों को अपनी संबलता दिखाने के लिए, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करके और अपने हक अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं यहाँ पर, और आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। 14 विधायक जो कहें कि उत्तर प्रदेश में इस्तीफा बीजेपी के दे चुके हैं, उन 14 की लिस्ट थोड़ी देर में आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल लेकर के अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसे अभी अमित मौर्य जी बता रहे हैं, इनके पास फोन आता है, लोग पूछते हैं कि क्या अब मौर्य जो हैं वो यादवों के सामने रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये एक वाजिब सवाल अगर पूछ रहे हैं लोग, राजनीति करते हैं, राजनेता राजनीति के कुछ न कुछ पैमाने ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या माना जाए, अगर ये नेता जो टूट कर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने किया नहीं है, कयास ऐसे हैं कि ये लोग कर सकते हैं, तो क्या अखिलेश यादव ओबीसी या पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता के रूप में, एक परिपक्व नेता के रूप में इस चुनाव में, जो आगामी चुनाव है, इस चुनाव में उभर करके आ रहे हैं, ऐसा हम माने? देखिए राजीव जी, अब ये तो अभी से कहना बड़ा मुश्किल है कि अखिलेश यादव परिपक्व नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या पिछड़ों के सर्वमान्य नेता के रूप में उभर करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो गोटे फिट कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है, और ये तो समझा जा सकता है कि वो राजनीति के जो है माहिर खिलाड़ी बन गए हैं। तो अब ये उनको तय करना है, जैसा कि अमित जी ने भी कहा कि भाई उनको जो था वो 2017 में यह आभास हुआ कि हम पिछड़े हैं, और ये उनका बयान भी था कि हमको जो था वो मालूम पड़ा कि अब जाके मालूम पड़ा कि हम पिछड़े हैं। तो यानी इसका मतलब उससे पहले अखिलेश यादव स्वयं नहीं समझते थे। तो अब वो जिस तरीके से आ रहे हैं, और खास उत्तर प्रदेश की जो राजनीति, देखिए जाति की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति जहां आकर के एकाकार हो जाती है, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं,
लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति कहीं ना कहीं आकर के जाति की राजनीति में ही फिट हो जाती है। तो उस जाति की राजनीति को किस तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति में ले आना है, ये मिशन के लोगों का काम होता है। जो लोग मिशन की राजनीति करते हैं, जो सत्ता की राजनीति से दूर होते हैं, मिशन की राजनीति करते हैं। काशीराम के साथ जो लोग हुआ करते थे वो सब मिशन की राजनीति वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन वो मिशन की राजनीति जब चुनाव की राजनीति में आ गई तो आपने देखा कि उसका आश्रम जो था वो जाति की राजनीति होने लगा, और अब वो जो हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की राजनीति आ गई लौट करके। तो सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति को थोड़ा अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। मुझको लगता है कि ऐसा कुछ है। अमित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये सिर्फ जो है वो पिछड़ों को आरक्षण का सवाल नहीं है, ये भागीदारी का सवाल है। अगर इसको सिर्फ आरक्षण के मसले पर सिर्फ एक खांचे में फिट कर दिया जाएगा तो बहुत छोटा मसला है। आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय का और मंडल कमीशन की सिफारिशों का भी एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा और बड़ी चिंताएं उससे बहुत कहीं जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर चोट कर रही है, जो उसकी वैचारिकी है असली। भारतीय जनता पार्टी की जो असली वैचारिकी है, लोग समझते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की असली वैचारिकी हिंदू धर्म के ही दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है, और पूरी राजनीति उनकी उसी के ऊपर केंद्रित है। मुसलमानों को तो सामने रख करके वो एजेंडा अपना सेट करते हैं ताकि पिछड़ों और दलितों को भरमाया जा सके कि हमारा एजेंडा तो मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि उनकी मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा नहीं है। एजेंडा दलितों और पिछड़ों के ही खिलाफ है। संविधान को जब लागू किया गया तो इस संविधान से सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्वज है जनसंघ, उसको और आरएसएस को हुई सबसे ज्यादा। मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। तो ये सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है कि क्या वो पिछड़ों के सर्वमान्य नेता के रूप में उभर के आएंगे, निश्चित लगता है कि सर्वमान्य नेता हो या ना हो, लेकिन पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव वही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी। और अमलेंदु जी, एक मिनट आपको रोकूंगा अमलेंदु जी, और वो जो लिस्ट है 14 नेताओं की, वो लिस्ट हम देख लेते हैं पहले किन किन लोगों ने छोड़ा। देखिए, बदायूं जिले से बदायूं जिले के बिलसी से विधायक राधा कृष्ण शर्मा, ये 14 नाम आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं दोस्तों, जो छोड़ चुके हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से, अपने पद से, विधायकी से, या चाहे मंत्री हैं तो मंत्री पद से। सीतापुर से देखिए विधायक राकेश राठौर, ये तमाम नाम आपके सामने हम रख रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक इस्तीफा दिया। बहराइच के नानपारा से विधायक माधुरी वर्मा, ये तमाम नाम आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। संत कबीर नगर से भाजपा विधायक जय चौबे, ये नाम है चौथे नंबर पे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री, आप जान रहे हैं, यहीं से तो शुरुआत हुई है। भगवती सागर विधायक हैं बिल्हौर कानपुर से, इन्होंने भी उसके बाद इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में ब्रजेश प्रजापति हैं, विधायक हैं। इस तमाम नाम आप लोग सुन चुके हैं। रोशन लाल वर्मा हैं जो विधायक हैं और इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। विनय शाक्य, इनका नाम भी 2 दिनों से चल रहा था, आज पुष्टि हो गई। विनय शाक्य विधायक, अवतार सिंह भड़ाना विधायक, ये तमाम नाम आपके सामने 10वें नंबर पे। दारा सिंह चौहान का नाम भी आया, आपने देखा, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और मुकेश वर्मा विधायक, इनका नाम भी सामने है, ये भी इस्तीफा दे चुके हैं। धर्म सिंह सैनी कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। बाला प्रसाद अवस्थी, ये विधायक 14वें नंबर पर आप देख रहे हैं, बाला प्रसाद अवस्थी। ये तमाम नेता जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और अभी ये लंबी फहरिस्त हो सकती है, यही हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर ये तमाम नेता बीजेपी में छोड़ करके और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जो है चुनाव में उतरती हुई दिखेगी। संजीव कौशिक जी, आपसे जानना चाहूंगा। साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात अमित मौर्य यहां रख रहे थे कि जब बीजेपी में दूसरे दलों से नेता आते हैं कोई, तो वो मास्टर स्ट्रोक कहलाता है अमित शाह का या वहां के स्थानीय नेता का, और खासकर चाणक्य अमित शाह कहलाते हैं तो उनका। और जब बीजेपी से छोड़ के जाता है तो वो दल बदलू हो जाता है, और ये हम और आप जैसे मीडिया के लोग ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो दल बदलू बनाम मास्टर स्ट्रोक, जरा ये भी समझाइए। और इस वक्त ये जो मास्टर स्ट्रोक है, क्या ये अखिलेश यादव का माना जाएगा अगर अखिलेश यादव की पार्टी में चले जाते हैं? और अगर चले जाते हैं ये अखिलेश यादव की पार्टी में, तो क्या वहां भी कुछ हड़कंप मचेगा क्या? क्योंकि जो लोग पहले से हैं उनको भी तो लगेगा कि भाई हमारी सीट जो है कोई और लेने वाला है। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तमाम बीजेपी के नेताओं
के हलचल से और अखिलेश यादव की तरफ जाने से क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए राजीव जी, थोड़ा सा इसको विस्तार से जानने के लिए 2017 के चुनाव से ही हम शुरू करते हैं। दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि आदरणीय योगी जी जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उनका जनाधार क्या था, मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सी ऐसी अहर्ता थी जो वो पूरा कर रहे थे। दो बातें उनमें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो उग्र हिंदुत्ववाद की बात को करने वाले वो पुरोधा थे, और दूसरी बात अल्पसंख्यकों पे जम के प्रहार करने वाले लोग थे। बाकी लोग जिन लोगों की जरूरत थी उसमें, चाहे जिन लोगों के बारे में अभी बात हो रही है कि वो अभी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये भी एक ऐसा वर्ग था जिसको साधने की जरूरत थी। और जो मास्टर स्ट्रोक की बात आपने की, वाकई उस समय ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पे था कि इन लोगों को जोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी तो की ही या कायम किया उसने। लेकिन आदरणीय योगी नाथ जी के काम करने की जो शैली थी वो इन सबों को साथ में और सम्मान देते हुए लेके चलने की शैली नहीं थी। वो विशुद्ध रूप से ठाकुरवाद चला रहे थे। नतीजा ये हुआ कि ये लोग जो पहले बड़े बन से उनके साथ जुड़े थे, बाद में अपने आप को उपयुक्त लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया। और यही नतीजा धीरे धीरे असंतोष की जो बात थी वो पनपते पनपते एक दिन ऐसा कंडीशन उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैदा हो जाता है कि 200 से ज्यादा विधायक आदरणीय योगी जी के एजेंट्स में बैठ जाते हैं। दूसरी बात यहाँ गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे हम चाणक्य कहते हैं, जिससे मास्टर स्ट्रोक चलाने में माहिर आदमी समझते हैं, वो यदि चाहता तो चंद घंटे में ये सारे असंतोष के बीच को खत्म कर सकता था। लेकिन एक तरफ आदरणीय योगी जी के मन में भी एक नई लालसा पैदा हो रही थी उस समय कि मोदी जी के जाने के बाद कुछ लोगों ने उनके कान में ये बात भरने शुरू कर दिए थे कि अब आपका ही नंबर दिल्ली दरबार के लिए है। और इन्होंने अपना जाल भी या ताना बाना भी उसी तरह से बुनना शुरू कर दिया। दिल्ली दरबार में बैठे दूसरे पंक्ति के लोगों को ये महसूस हो चुका था कि यहाँ कौन सी चाल चली जाने वाली थी। इनको एहसास नहीं था। सच बात यह है कि जिस तरह से, हालांकि ये मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी मुख्यमंत्री ने यदि दिल्ली दरबार को आंख दिखाने का काम किया तो पहले वो अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। जिस तरह से दिल्ली से एक सिपा सलाहकार को यहाँ कूच कराया गया और उसके साथ जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, रफ्ते जिस तरह से पहुंची, वहां के लोगों ने उसी दिन यह मान लिया था कि कोशिश पूरी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो, लेकिन कम से कम आदरणीय योगी नाथ जी की वापसी ना हो उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी आती है तो दिल्ली दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग थे, खेमे में बैठे उन लोग, जो लोग असुविधा अपने आप को महसूस कर रहे थे आने वाले दिनों के लिए। ये इतना बड़ा भगदड़, आप हमें बताइए कि जिस मास्टर स्ट्रोक के बहाने भारतीय जनता पार्टी या करने वाले के भरोसे भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टेट दर स्टेट लगातार जीतती चली गई, ऐसा थोड़ी ना था कि यदि वो चाहते तो ये नहीं संभल पाता। जानबूझ के मुझे लगता है कि ये ढील दी गई है, और ये ढील जानबूझ के दिल्ली दरबार की तरफ से ऐसी स्थितियां पैदा हो। और स्थितियां पैदा होने में दोनों कारण है, एक तो इनकी जिद और दूसरी उधर से ढिलाई। अब स्थिति आज के वक्त में ये आन पड़ी है कि जिस तरह से भगदड़ की बात हो रही है, माहौल हो रही है, अब ये इसके अलावा एक चीज कहने के लिए इसके अलावा कुछ बचता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि इलेक्शन के वक्त तो इस तरह के भगदड़ मचते हैं साहब, मचते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें ये है कि इतने मजबूती से सत्ता में जो कायम था, जो आदमी इससे भी ज्यादा सीटें लाने की बात कर रहा था, उसके आदमी जो उसके साथ खड़े थे उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आप दोबारा वापस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो मैसेज गया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है, और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से ये मान चुकी है कि अब दोबारा वापसी नहीं होने जा रही है। अब पूरी कवायद यह है कि इसको कैसे पूरा किया जाए। हमने देखा कि जिस तरह से योगी जी आए दिल्ली आने के बाद में, जहां इस तरह की भगदड़ के माहौल में मीडिया को भी संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भी एक तरह से मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, मुद्दे को बोलने का प्रयास किया जा रहा है। वो आते हैं यहाँ, वहां से उनके मंत्री छोड़ के पार्टी में से जा रहे हैं और यहाँ आकर वो पंजाब की बात पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें जो सामने दिखाई दे रही है, वो सब कुछ असंतुलित दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरह की बातें चल रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से, मैं ये तो नहीं कहता कि इलेक्शन से पहले उन्होंने हार मान ली है, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि जो लोग निकल के जा रहे हैं और कद्दावर लोग निकल के जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि फहरिस्त बहुत लंबी है, रोजाना एक एक करके निकलेंगे, आप लिस्ट बनाते जाए। इस तरह की जब बातें होगी और इतना आत्मविश्वास के साथ जब बात कही जाएगी, निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हिलेंगे, पार्टी भी हिलेगी। और जो दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि
पहले तो ये रणनीति थी कि आदरणीय योगीनाथ जी दोबारा वापस लाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस तरह के दुष्चक्र और कुचक्र में फंस गई है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी वापस लाए, ये दिखाई देने लगा है मुझे। और मुझे लगता है कि अपने पैरों पर वो पुरानी बातें हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग जो निकल के जा रहे हैं, ऐसा कहना बिल्कुल ये नाइंसाफी है कि उनका कोई जनाधार नहीं है, वो जहां जाते हैं मौसम विज्ञानी है। अरे साहब, मौसम विज्ञानी है तब भी तो पता लगा लिए ना कि आप दोबारा वापस ले आ रहे हैं। जनाधार नहीं है तो फिर आपने लिया क्यों? तो जाहिर सी बात है कि वो जनाधार वाले लोग भी हैं, वो जहां जाएंगे वहां उनकी वजन भी बनेगी, जिससे जिस तरह का वो कमिटमेंट करेंगे लोग उनके साथ हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है। और ये फहरिस्त बहुत सचमुच में लंबी है, आने वाले दिनों में देखेंगे, लिस्ट लगातार तैयार है, शुरू हो चुका है, इसको घेरना भी बहुत मुश्किल होता है लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी अमित मौर्य जी, आप बनारस में बैठे हुए हैं और पूर्वांचल का हाल बहुत नजदीक से देख रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी मेहनत की है पूर्वांचल में, 7 सभाएं हुई वहां पर पीएम की, और अभी जो लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, जो 14 लोग हैं, इनमें मैक्सिमम पूर्वांचल से ही आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। क्या कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं ज्यादा बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं? क्या ये भगदड़ आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है? क्योंकि आप धरातल पे हैं, जमीन पे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, और क्यों आखिर पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजीव जी, जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी छोड़े हैं, और इनके अलावा और भी जितने भी विधायक हैं, ये एक काम जो है मुख्यमंत्री स्तर से या मिनिस्टर स्तर से अपने लोगों का नहीं करा पाए। कुछ विशेष विधायकों को, खासकर जाति विशेष विधायकों को, जैसा कि अभी बड़े भाई ने बोला है कि जबरदस्त ठाकुरवाद चला, तो जो कुछ ऐसे चिन्हित ठाकुर विधायक थे, उन्हीं के काम पंचम तल से होते थे। और कोई भी, जैसे एक राकेश राठौर विधायक जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि एक गाड़ी तक छुलाने की औकात नहीं है विधायक की, यही औकात है विधायकों की। तो आम कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हुआ, लोग विधायक से अपेक्षा लग जाते थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ये गुब्बार जो है, ये एक ही दिन में नहीं फूटा है, बहुत ही बढ़ते ज्वालामुखी की लावा जब से विस्फोट किया है। क्योंकि विधायक के पास आदमी क्यों जाता है? कुछ न कुछ कहीं न कहीं पॉलिटिकल में जानते हैं, सही गलत होते रहते हैं, तो जाता है कि नेताजी चलेंगे, सरकार में है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन नेताजी के पास गया वो काम कराने के लिए, उसका कमो नहीं हुआ, उसका समय भी खराब हुआ, और विधायक को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। जितने भी पिछड़े और दलित वर्ग के विधायक हैं, उनका कोई भी काम पंचम तल मुख्यमंत्री स्तर से या विभिन्न कैबिनेट राज्य मंत्री द्वारा नहीं किया गया। और अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष को तो महाराज जी ने इतना बेइज्जत किया है कि मैं अब क्या बताऊं आपको। ये काम उनका नहीं किया। जब दिल्ली दरबार में अमित शाह के सामने योगी जी भी बैठे थे और ये आशीष भी बैठे थे, एकदम सूत्रों के हवाले से एकदम पुष्ट सूचना है कि वहां जब अमित शाह से ये आशीष ने कहा कि एक काम भी जो हम लोग देते हैं मुख्यमंत्री के स्तर से वो नहीं होते हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी उठे और तनतनाते हुए निकल गए। मतलब इतना इज्जत दिया आशीष को, वो भी अमित शाह के सामने, ये जान लीजिए। तो दलित और पिछड़े विधायकों की हैसियत, और जो लोग विधायक छोड़ के जा रहे हैं उनको पता था कि वो 5 साल कुछ किए ही नहीं, किसी के काम नहीं करा पाए, तो किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में। तो कम से कम दल पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम वो अपने लोकल जनता के प्रति रहेगा कि नहीं, इनको थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र के विधायकों की अपनी जनता की सिंपैथी जरूर मिलेगी, जो खासकर दलित और पिछड़ा है। ब्राह्मण भी बहुत पीड़ित है, केवल ठाकुरवाद चला है और प्रचंड ठाकुरवाद चला है। और ठाकुरवाद का यह चरम है कि अब सोचिए कि मैं अब जैसे कि पूर्वांचल में अपराध जगत की बात होती है तो ब्रजेश सिंह भी बहुत बड़े माफिया और धनंजय सिंह भी बहुत बड़े माफिया। अब ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह की संपत्ति, ब्रजेश सिंह ने भी अपराध जगत से हजारों करोड़ कमाए, मुख्तार ने भी हजारों करोड़ कमाए, उसकी संपत्ति जब्त हो रही है, उसके लोगों को जेल लगा है। इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि क्या ब्रजेश सिंह गेहूं बेच के पैसा कमाए हैं हजारों करोड़, क्योंकि भाई वो बाबू साहब हैं, ठाकुर हैं। धनंजय सिंह 25,000 के इनामी हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो ये दोहरापन भी है सरकार का। दूसरी बात,
जिसे आपने शुरुआती इंट्रो में कहा था धर्म वाली बात, हिंदू मुसलमान करने की जो इनकी आदत है, तो अभी योगी जी ने क्या बोला कि 80 बनाम 20, मतलब 20% मुसलमान 80% हिंदू। लेकिन अब जिस हिसाब से अब ये 80-20 तो वो बोले, लेकिन एक गुरु मंत्र दे गए पिछड़ों और दलितों को, ये 80-20 नहीं चलेगा, 15 बनाम 85 चलेगा। 80-20 का नारा देकर उन्होंने पिछड़ों और दलितों को जगा दिया, ये 15 बनाम 85 चलेगा, 80 बनाम 20 का खेला नहीं चलने वाला है। तो ये जान लीजिए। और रही बात पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से और ओम प्रकाश राजभर का जो पूर्वांचल में राजभर की वोट की संख्या है, जिस प्रकार से दलितों ने मायावती को अपना नेता मान लिया, वैसे ओम प्रकाश राजभर को राजभर ने अपना नेता मान लिया। यहां तक कि जब ये ओम प्रकाश जी की रैली में जाते हैं तो इनके घर की औरतें सुबह भोर में ही खाना बना के अपना खाना पैक करके ले जाती हैं। ये पहले बहुजन समाज पार्टी की रैली में स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो था वो बहुत कमजोर तबके से आता था, तो अपना वो सरवाइव नहीं, उसके लिए 150 रुपए में सरवाइव करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो ओम प्रकाश जैसे मायावती ने दलितों को कैटेगराइज किया, तो ओम प्रकाश ने भी पिछड़ों में राजभर को कैटेगराइज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात पूर्वांचल की पृष्ठभूमि, तो ये अलग टाइप की रही है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, सभा करते हैं, वो तो लक्ष्य भाई भावनाओं के खिलाड़ी हैं, सबको समझते हैं, अनाड़ी है देश की जनता को, वो तो बस लक्ष्यदार उनका भाषण है। तो बस वो चूंकि वो मैं पहले भी कहता हूं कि देश ने नेता नहीं अभिनेता चुनाव, और दिल्ली दरबार ये चाह रहा है कि चुनाव योगी सपा बनाम भाजपा ना हो, ये यूपी का चुनाव मोदी बनाम अखिलेश करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको लगा है कि मोदी के चेहरे को टक्कर देना भी वर्तमान देश में कोई नेता नहीं है। लेकिन ये दिल्ली की राजनीति नहीं, ये प्रदेश की राजनीति है, और अखिलेश यादव एक मजबूत विकल्प है जनता के लिए। ऐसा नहीं है कि विकल्प ही नहीं, जैसे लोग भाजपा के जो मोदी से नाराज हैं वो भी है, वो कहते हुए मिल जाते हैं। वर्तमान में केंद्रीय राजनीति में मोदी का कोई दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है। विरोधी भी कहते हैं नहीं विकल्प है। तो पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में ओम प्रकाश और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से, और इस बार मैं आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल भले दल से शायद वो गठबंधन में रहे या नहीं भी आती है तो एक अलग संदेश जाएगा। अगर वो रहती हैं भी तो इस बार जो जितने भी पटेल समाज के जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन को समझते हैं, वो तो कतई बीजेपी को वोट नहीं करेगा। जो खाए अघाए वोटर हैं, बीजेपी के जो जाते जो वोटर हैं वो खाए और अघाए हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के पोषक रहे, जिनको हमेशा देश गुलाम था तब भी कोई दिक्कत नहीं था, देश आजाद तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लोग वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी अनुप्रिया पटेल को इस बार बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। कृष्णा पटेल को जिस तरह से यादव जी ने अपनी सीट पर सम्मान दिया, उससे भी एक पटेल समाज में एक संदेश गया कि उन्होंने कृष्णा पटेल का सम्मान किया। और मैं बस अपनी बातों को समाप्त करने से पहले बस एक बात और करना चाहता हूं कि इस बार पूर्वांचल में जो बीजेपी का परचम था पिछले बार, वो इस बार मात्र 15 से 20 सीट तक वो सिमट जाएंगे जी। सीटों पर मात्र बीजेपी अगर जीतती है यानी 15 से 20 सीटों तक सिमट जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जब काउंटिंग वाले दिन बिल्कुल आपको बैठाएंगे, और अगर ऐसा होता है तब भी और नहीं होता है तब भी इस पर चर्चा जरूर करेंगे हम। हमारे साथ 4 साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और अभी आप सुन रहे थे अमित मौर्य को, जो बनारस में है और स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के तमाम नेताओं की जो वो पूर्वांचल जो धरती है, उस धरती पर क्या कुछ होने वाला है, यानी पूर्वांचल में बीजेपी की क्या हालत है और दूसरे दलों की क्या हालत है, इसी पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं। और 80 बनाम 20 की जगह पे 85 बनाम 15 की बात रख रहे हैं प्रशांत जी, हमारे साथी अमित मौर्य जी। क्या लगता है, क्योंकि देखिए दो चीजें जो थोड़ा सा अगर मैं इसके गणित में जाएं हम लोग, तो गैर यादव ओबीसी और ओबीसी प्लस यादव यानी कि पूरा का पूरा पिछड़ा वर्ग अगर एक साथ जोड़ा जाए, बीजेपी की राजनीति जो रही अभी तक, महीना भर पहले कह लें, महीना क्या 15 दिन पहले तक भी कहें, तो हमेशा ये कोशिश बीजेपी की रही कि गैर यादव जो ओबीसी है उसको अपने खेमे में बरकरार रखो।
लेकिन इस वक्त जितने लोग भी निकल के जा रहे हैं बाहर, वो ओबीसी गैर यादव हैं अभी तक में। तो यहां अब अगर ये जुड़ जाता है तो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबा मतलब एक बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी ऐसे पिछड़े वर्ग के नेताओं की, जो समाजवादी पार्टी में अगर ये नेता चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करेगी और दूसरी तरफ बीजेपी को काफी कमजोर करेगी। और जब बीजेपी काफी कमजोर हो जाएगी, ये साफ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में जो हालात हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल को क्या कुछ होता है इस पर कल हम शाम को बात करेंगे, लेकिन आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं प्रशांत जी, तो हमारे सामने जो चीजें हैं और हमारे सामने जो अभी थोड़ी देर पहले हम लिस्ट दिखा रहे थे, उस लिस्ट के आधार पर हम यही बता रहे हैं कि अगर ये ऐसा होता है कि ये समाजवादी पार्टी की ओर जाते हैं और गैर यादव नहीं, यादव प्लस बाकी जो पिछड़ा वर्ग है, दलित और ऐसे लोग, तमाम लोग अगर चले जाते हैं, तो फिर बीजेपी की हालत क्या होगी। और साथ में थोड़ा सा एक सवाल जो आपके सामने रखना चाहता हूं, ये क्या 80 बनाम 20 ये रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे लोगों के बीच, ऐसे पिछड़े नेताओं के बीच, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के दारा सिंह चौहान तक के बीच में, जो इनको अपनी ही पार्टी से दूर करता गया और फाइनली ये लोग दूर हो गए। किस रूप में देखते हैं आप? क्या ये रिफ्लेक्शन अभी के इस बयान का था या यह रिफ्लेक्शन 5 साल तक जो कश्मशाहट थी उसका था? जी, मैं 3-4 पॉइंट में आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले अमित जी ने बहुत और संजीव जी ने भी एक बात उठाई, उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 20 जिलों के कलेक्टर ठाकुर हैं और 18 जिलों के पुलिस कप्तान ठाकुर हैं। याद कीजिए, किसी का भी मुख्यमंत्री का लो, अखिलेश यादव का, मायावती का, कल्याण सिंह का, बहादुर सिंह का, किसी का भी हो, पीछे जाकर एनडी तिवारी का, क्या एक ही जाति का इस तरीके का वर्चस्व प्रशासन पे रहा है कभी? उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में तो नहीं है। कितना भी सरकारें कैसी भी आई हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके का, और ये तो केवल कलेक्टर और एसपी की बात मैं बता रहा हूं, एसपी एसएसपी की, आप एसएचओ लेवल तक जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में जाएंगे कि इनको ठेके मिलते हैं, कौन ठेके पास करता है, और आप देखिएगा कि पूरा साम्राज्य जो है वो एक ही, ऐसे ही नहीं खबरें आ रही हैं कि ब्राह्मण नाराज है या दूसरी जाति नाराज है। उसकी वजह यह है, एक बात, अब जो बात आपने कही, देखिए 2-3 बातें पिछले 48 घंटे में बड़ी साफ हो गई हैं। एक, ये इलेक्शन जिसके परिणाम 10 मार्च को आएंगे, 10 मार्च 2022 को, ये इलेक्शन मंडल बनाम कमंडल हो गया। पिछले 48 घंटे में ये चुनाव मंडल बनाम कमंडल हो गया। ये 80-20 और ये हिंदुत्व, ये सब पंक्चर हो चुका है। जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे ये और कंसोलिडेट होगा ये लड़ाई, पहली बात। दूसरी बात कि मंडल बनाम कमंडल की जब भी इलेक्शन हुआ है, कमंडल हमेशा हारा है, मंडल ही जीता है। पिछले इलेक्शन उठा के देख लीजिए, चाहे 91 की बात हो, चाहे 93 की बात हो, या उसके बाद की चुनाव की बात हो, जब भी इलेक्शन अगर इस मुद्दे पर होगा तो हार। इसीलिए ये सोशल इंजीनियरिंग इन्वेंट की गई। ये सोशल इंजीनियरिंग सोशल जस्टिस नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे कुछ नेताओं को आपने वोट बैंक, वोटों के ठेकेदार आपने पैदा किए, और वो वोटों के ठेकेदारों की अब ठेकेदारी नहीं चल सकती। जो बात अमित जी कह रहे थे मैं उसको और इलॉबरेट कर दूं कि देखिए, आज अगर कोई भी, चाहे वो राजभर समाज के नेता हो, चाहे वो मौर्य समाज के नेता हो, चाहे वो यादव समाज के नेता हो, चाहे वो कुशवाहा हो, किसी भी जाटव हो, किसी भी वाल्मीकि समाज के नेता हो, ये अपने समाज की वोटों की ठेकेदारी उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अब इन समाजों में भी एक मिडिल क्लास, एक बुद्धिजीवी, एक पढ़ा लिखा तबका, युवा, छात्र, सोशल मीडिया में एक्टिव, ये लोग, और ये सारे लोग वो हैं जो अंबेडकरवादी आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं।
ये सारे लोग भी अब ओपिनियन बिल्ड करते हैं। अब ये वोट के ठेकेदारों का समय चला गया, तो सोशल इंजीनियरिंग का जो बीजेपी का फॉर्मूला है वो अब 21st सेंचुरी में नहीं चल पाएगा। अब वहां बहुत सोशली एम्पावर्ड है, नॉलेजेबल लोग हैं, और तो ये एक बड़ा जो बीजेपी का फेलियर रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी का कद घट गया है और ज्यादा। ये लड़ाई केंद्र में यानी केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी, योगी वर्सेस मोदी एंड सेंटर, ये जो चल रहा था इसमें योगी का कद और छोटा हो गया है। और अभी जो लिस्ट बीजेपी की नहीं आ रही हैं, आगे जब भी कैंडिडेट फाइनल हो रहे हैं, इसमें आप मान के चलिए कि अब योगी जी का जो वर्चस्व है वो कम होगा, केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ेगा। जैसा अमित जी ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य के पोस्टर में लगा के आप चुनाव लड़ा और आपने पैराशूट से योगी को भेज दिया। आपको मैं बता चुका हूं कि जब बीजेपी 2017 का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो उस तो कार्यक्रम में मैं था वहां पे, और उस फोटो फ्रेम में योगी जी कहीं थे ही नहीं। बीच में अमित शाह थे, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे, दूसरी तरफ कलराज मिश्र थे। तो ये जो, और उसके साथ साथ आप सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद आरक्षण में कटौती करते हैं, बैकडोर से आप लेटरल एंट्री करते हैं, आप एक तरीके का जातिवाद करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो पढ़िए आप, सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। उन्नाव हो रहा है आपके यहाँ मथुरा में घटनाएं हो रही हैं और जगह घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो जितना 5 साल चला उसका, जैसे वो अमित जी बता रहे हैं कि ज्वालामुखी फूट गया, तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये केवल वर्चस्ववाद के खिलाफ एक आंदोलन है। ये केवल ये दल बदल नहीं है। और आप देखिएगा इसको कि चुनाव तक इसकी परिणति क्या होने जा रही है। तो फिर मैं कंक्लूड कर दूं जो मैंने शुरू में कहा कि मंडल बनाम कमंडल चुनाव हो चुका है, और कमंडल बनाम मंडल जब भी चुनाव हुआ है मंडल की ही जीत हुई है। ये बीजेपी के लिए नई चुनौती है। बीजेपी इसको कैसे करेगी वो बीजेपी जाने, लेकिन बीजेपी को ये वर्चस्ववाद छोड़ना पड़ेगा। ये 21st सेंचुरी की राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। मंडल बनाम कमंडल, आपको याद होगा 90 का दशक, और उसके बाद जब जो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बोल रहे हैं कि जब मंडल बनाम कमंडल हुआ है, यानी कि अयोध्या यानी राम मंदिर बनाम पिछड़ों की राजनीति जो हुई है, दोनों हालांकि अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग केस हैं, लेकिन फिर भी जब चुनावी माहौल बना जब वहां, तो फिर बीजेपी और पिछड़ों की लड़ाई में आप याद कीजिए उस समय समाजवादी पार्टी, फिर बसपा, ऐसे तमाम दल आए। और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ, पिछले 25 साल की राजनीति को आप लोगों ने नजदीक से देखा है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखते हैं। तो क्या उस समय जैसा हुआ था, रिजल्ट में यही आया था कि कमंडल की हार हुई थी और मंडल की जीत हुई थी। क्या आगे भी ऐसा ही होगा? हिंदुत्व की लड़ाई और हिंदुत्व जो है वह आपस में ही बीजेपी में ही एक फूट हम देख रहे हैं, और यही फूट क्या बाहर निकल करके ओबीसी जो हैं, और जिस गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश 2017 में और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने की थी, वो ओबीसी जो है वो अब बाहर निकल रहा है और उनका मोह भंग हो रहा है बीजेपी से। ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच जब आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच आरएलडी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 29 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है आरएलडी की तरफ से, जिसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, और उनके 29 प्रत्याशियों की लिस्ट भी आ चुकी है इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन 29 लिस्ट में से जारी करते हुए आरएलडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन।
युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे हैं अखिलेश और जयंत। ये कहा है आरएलडी ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 हेतु प्रत्याशियों की प्रथम सूची जो है वो जारी है, ये आरएलडी की तरफ से। तो आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, चलते चलते ये सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या ये 80 बनाम 20 जो है वही गले की फांस बन गया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए, जो अब अयोध्या से सुनने में आ रहा है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अयोध्या में उनकी स्थिति क्या है ये भी आप जरा समझाइए। और खासकर 29 बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या पिछले 6 महीने में जा चुके हैं, यानी कि मथुरा की बात सुन रहा था लेकिन अब अयोध्या। रामलला क्या बेड़ा पार करेंगे योगी आदित्यनाथ का? पता नहीं कि योगी आदित्यनाथ की रामलला में कितनी आस्था है और कितनी जो है राजनीति है, ये तो योगी जी बता सकते हैं कि उनकी रामलला में कितनी आस्था है। लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है और मेरी आस्था कहती है, वो ये कहती है कि रामलला किसी भी जो है ऐसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे जो थोड़ा भी जनता के साथ जो है नाइंसाफी करेगा या वादा खिलाफी करेगा। मेरी अपनी आस्था है और मुझे लगता है कि मेरी आस्था योगी जी की आस्था से ज्यादा भारी है, इसलिए मैं अपनी आस्था पे अडिग हूँ। योगी जी का पता नहीं वो अपनी आस्था पे अडिग है कि नहीं है। अब जैसे बीच में चर्चा हुई थी कि सपने आने लगे थे कि नहीं भाजपा नेता को कि वो मथुरा से उनको लड़ाया जाए, और अपने ही यहाँ प्रेम कुमार जी थे, वो घोषणा कर रहे थे कि किसी हाल में नहीं लड़ सकते हैं। मैंने भी कहा था कि मथुरा से नहीं लड़ेंगे, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। यही मैं फिर कह रहा हूँ कि योगी जी को भी जो फिर अयोध्या में भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी जी का हश्र अयोध्या में वही होगा जो 1989 में विनय कटियार का हुआ था। विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1989 में कम्युनिस्ट मित्रसेन यादव से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो मुझे लगता है कि योगी जी को निपटाने के लिए जो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सब किए जा रहे हैं। अब पता नहीं लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को योगी से इतनी क्या नाराजगी है। पर ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि दूसरे को बनना नहीं चाहते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और भी बनना चाहते होंगे। तो अब योगी जी के अंदर कुराचे मार रहा है तो भाई ठीक है, आदमी राजनीति के अंदर है तो उसके मन के अंदर इच्छाएं हो सकती हैं, योगी जी के अंदर भी हैं, दूसरों के अंदर भी होंगी। क्या गडकरी जी के अंदर नहीं होंगी, राजनाथ सिंह के अंदर नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि उनके अंदर भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छाएं नहीं होंगी, निश्चित तौर पे होंगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना जो है योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो नहीं करना चाहिए। कुल मिला के बहरहाल संत भी है ही, कहे तो जाते ही हैं योगी जी संत भी हैं, तो ये षड्यंत्र इतना ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बन रही है। देखिए, ये सिर्फ वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ाई, आप इसको नहीं कह सकते कि ये अकेली वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ाई है। ये असल में लड़ाई इस बात की भी है कि अब जुमले नहीं चलेंगे राजनीति में, और मोदी जी को बहुत सतर्क हो जाने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम से देखते हुए, क्योंकि योगी जी जो थे वो मोदी जी के पदचिन्हों पर चल रहे थे और पूरी सरकार जो है 5 साल जो है वो जुमलों में ही निकल गई। तो जो जुमले आपने फेंके थे, वो जुमले जो है वो जनता समझ गई कि आप तो हर रोज एक नया जुमला लेके आ जाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बन रही है 2024 में, ये स्थिति केंद्र में बन सकती है। मोदी जी सावधान। मैं मोदी जी का बहुत हितैषी हूं, इसलिए उनको सावधान करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं उनसे आप सबक लीजिए, और योगी जी जो उत्तर प्रदेश में कर रहे थे ऐसा आप केंद्र में करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप भी जो है स्वयं को राजा समझ बैठे हो, योगी जी भी राजा समझ बैठे थे। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, इससे बहुत सी चीजों को समझने की आवश्यकता है। बाकी ये पिछड़ा बनाम अगला या अगला बनाम पिछड़ा, मंडल बनाम कमंडल, सारी चीजों का समावेश हो रहा है, सारे मुद्दे हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नॉन परफॉर्मेंस सरकार का, सरकार की जनता से वादा खिलाफी, जिन मुद्दों पे आप वादा करके आए थे उन मुद्दों से आप वादा खिलाफी की, बल्कि आपने उनके उलट काम किए। वो चाहे पिछड़ों को सत्ता देने का वायदा रहा हो, चाहे ब्राह्मणों को सम्मान देने का वायदा रहा हो, कुछ भी आपने वायदे किए हो, चाहे हिंदुत्व का वायदा रहा, मतलब अगर आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो हिंदुत्व पे भी आप खड़े उतरे होते, कम से कम वो भी आप नहीं उतरे। मतलब आपने छल हिंदुत्व के साथ भी किया, जो आपका हिंदुत्व है उसके साथ भी आपने छल किया, और हिंदू धर्म के साथ तो आप छल करते ही हैं रोज, मतलब वो तो आपकी नस नस में समाया हुआ है हिंदू धर्म के साथ छल करना। लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आपने उसके साथ भी छल किया। तो ये छल की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उस छल की राजनीति के खिलाफ ये जनता का एक तरीके से कहा जाए विद्रोह है। और जो लोग विद्रोह करके जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री फंड में चले जा रहे हैं, वो भी जनता का मुंह दुहा बनाए।
जनता का मूड भाप कर ही जा रहे हैं, विद्रोह करने में जनता का मूड देख कर ही विद्रोह कर रहा है राजीव जी। तो भारतीय जनता पार्टी को समझने की आवश्यकता है कि जनता जो है वो आपकी वादा खिलाफी और आपकी जो ये जुमलेबाजी है इसको ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जी राजीव। आवाज चली गई। राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। आना चाहूंगा संजीव जी आपके पास। ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं, जो तमाम चीजें हो रही हैं, इनके बीच कांग्रेस को आप कहां खड़ा देख रहे हैं, और खासकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस है कांग्रेस का। क्या ये इस चुनाव के जरिए 2024 की तैयारी है कांग्रेस की? निश्चित रूप से कह सकते हैं। मैंने शुरुआती दौर में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो चाल चली है, जो कदम बढ़ाया है, निश्चित तौर पे इसके व्यापक परिणाम होंगे और आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन शुरुआती दौर में जिस इलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, संभव है कि इस इलेक्शन में उस तरह से अपेक्षित परिणाम सामने न आए। लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं का एक रुझान, महिलाओं का एक जुड़ाव और खास करके कांग्रेस पार्टी के वोटों के प्रतिशत में बढ़ोतरी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बेहतर बात होगी। और इसी के साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि जमीन पर काम करके और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एक नया बल देने का काम किया है, या जिस तरह से मजबूत किया है, एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें खास करके महिलाओं को या आधी आबादी को आगे ले चलने की बात यदि कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इसके फायदे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी।
प्रशांत जी, आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये अभी की तैयारी है या 2 साल बाद की तैयारी है? और इस वक्त अगर अभी की बात करें, क्योंकि चुनाव तो अभी सामने है, और इस चुनाव की बात करें तो फिर उसमें युवाओं महिलाओं पर जोर देते हुए जो कांग्रेस दिखाई दे रही है, इसे आप कहां पा रहे हैं? क्या ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में सामने है? की आवाज नहीं आ रही है, प्रशांत जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अमलेंदु जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे जो तैयारी प्रियंका गांधी ने की है और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने टिकट जारी किए हैं, मैं संजीव जी की बात सहमत हूं कि कांग्रेस जो है 2022 के साथ साथ 2024 का भी लक्ष्य साथ में लेकर के चल रही है। 2022 में हो सकता है सीटों में उस आशातीत सफलता ना मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई में कांग्रेस जो है उसने त्रिकोणीय बना दिया है, इससे अब कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने, प्रशांत जी ने भी जो शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस ने राजनीति की दशा और दिशा बदलने की दिशा में जो है वो काम किया है, यानी जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक चीजें हैं, जो राजनीति का एक ध्येय होना भी चाहिए था, समाज को बदलना भी राजनीति का ध्येय है, खासतौर से डेमोक्रेसी में, और जिसके लिए लगातार जो है मतलब प्रयास होते रहे हैं पिछले दिनों 70 सालों में लगातार प्रयास हुए, समाज का कार्याचरित्र तो बदला भी है काफी कुछ, और इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। जिस तरीके से नए कानून लेकर के आए, विवाह को लेकर के आए, मताधिकार को लेकर के आए, इन सब चीजों ने बड़ा प्रभाव डाला समाज के ऊपर। तो कांग्रेस की जो ये लिस्ट आज जारी हुई 125 लोगों की, और जिस तरीके से इसमें जिन महिलाओं को, खासतौर से ऐसी महिलाओं को जिनका आप कह सकते हैं जनाधार भले ही ना हो, लेकिन उनका समाज के प्रति योगदान है, तो समाज के प्रति जिसका योगदान है वही जनाधार में भी बदलता है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। क्योंकि जनाधार बनता कैसे? जनाधार ऐसे ही बनता है कि जब आप समाज के लिए कुछ देते हैं, आप समाज को जब कुछ देते हैं, जब आप सोसाइटी को कुछ देते हैं, तभी आप समाज से कुछ लेना चाहते हैं, तभी समाज आपको कुछ देता है। तो जो भी लोग उतारे हैं कांग्रेस ने, वो उन्होंने समाज को कुछ ना कुछ दिया है, या फिर समाज ने उनको प्रताड़ित किया है, दोनों तरीके की उसमें लोग। तो अगर समाज ने जिनको प्रताड़ित किया है उनको भी अगर कांग्रेस आगे लेकर के आ रही है, तो ये भी आप समझिए कि समाज को बदलने की दिशा में क्रांतिकारी कदम आप इसको कह सकते हैं। इसलिए जो है मतलब 2024 में तो निश्चित तौर से भविष्य कांग्रेस का मैं बहुत उज्जवल देख रहा हूं, लेकिन 2022 में भी मैं कांग्रेस को कम करके नहीं आंक रहा हूं। और मैं ये बात बार बार कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर निश्चित तौर पर पहुंच सकती है। और खासतौर से पिछले 48 से 72 घंटे में जो घटनाक्रम हुआ है, सारे घटनाक्रमों को मिलाते हुए भाजपा के अंदर बगावत, सपा का जो है एक बड़ा फलक तैयार होना, कांग्रेस का एक तरीके से नए मुद्दों को लेकर के सामने आना, ये तीनों चीजें जो है उत्तर प्रदेश की लड़ाई को बिल्कुल एक नए फलक पे लेकर के जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरे नंबर की लड़ाई में पहुंचती हुई मुझको दिख रही है। हो सकता है कि मैं अभी बहुत पहले भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए भविष्यवाणी, चूंकि मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मैं उस एनालिसिस के आधार पर कह रहा हूं कि मैं जो देख पा रहा हूं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे। फिर कहूंगा कि परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, सीटों में इजाफा हो या ना हो, आशातीत इजाफा ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। और 22 से लेकर के 24 तक के बीच का जो एक संक्रमण काल होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो देश की राजनीति को भी तय करने वाला, एक नई दिशा देने वाला निश्चित तौर पर समय होगा। राजीव जी, ये हम आज जो है भविष्यवाणी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। संजीव जी, आखिरी कमेंट आपसे। जो अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाए, इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दीबाजी है ये बात कहना, लेकिन जो समीकरण सामने दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से भाजपा टूटती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा से वो सारे मजबूत पिलर कहीं और जाके शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग बैठ के यहाँ विश्लेषण करने वाले लोग हैं, और विश्लेषक का काम ही यही है कि जो सामने दिखाई दे रहा है, पिछली जो कतारें लगी हुई है, उनके आधार पर अपनी बात रखें। तो उसके आधार पर ये बात कही जा रही है, लेकिन तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हमको इंतजार करना होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और ज्यादा बिगड़े तो स्पष्ट रूप से खता है, लेकिन अपना सोचना है और अपना विश्लेषण है। जी बिल्कुल, आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उसी तरह एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो पॉलिटिक्स में भी सब कुछ फेयर कहा जाता है, इसीलिए एक नेता
बीएसपी से समाजवादी पार्टी में पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी से भाजपा में पहुंचते हैं और फिर अब भाजपा से मोहभंग होता है और फिर से वो समाजवादी पार्टी की ओर रुख करते हैं। इसीलिए मौसम विज्ञानी भले कहा जाए, लेकिन ऐसे नेता जो होते हैं वो बहुत कुछ समझते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। अमलेंदु जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? मैं ये कह रहा हूं कि मौसम विज्ञानी भले ही कहा जाए, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य लौट के अपने ही घर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति शुरू की थी वो युवा लोकदल से शुरू की थी, और मुलायम सिंह यादव उस समय लोकदल के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति शुरू हुई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो घूम फिर करके परिक्रमा करके लौट के अपने घर आ गए। मैं बस इतना जोड़ना चाहता था, अगर समझ में बात जा रहे तो। सुबह का निकला हुआ जो है शाम को अगर घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं, जैसी कहावत है। तो जैसा अभी अमलेंदु जी भी कह रहे हैं कि वो लौट करके परिक्रमा करके चक्र लगा करके आखिर काट करके और फाइनली पहुंच रहे हैं अपने घर में ही, और उनका घर जो है वो समाजवादी पार्टी है, ठिकाना वही है। कल क्या होगा? कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल 14 तारीख का सबको इंतजार है, हम सबको भी इंतजार है और आप सब भी इंतजार कीजिए। एक दुखद घटना जरूर हमारे सामने है, वो है ट्रेन एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट का। उस घटना का जिक्र हमने शुरुआत में हमने की थी और अब तक उसमें जो एक्सीडेंट है उसमें अब तक 4 लोगों की जान चली जाने की पुष्टि हो चुकी है। काफी लोग उसमें घायल हैं और जो घायल हैं कामना यही है हमारी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हों और सब सुरक्षित रहें। और ये वक्त जो है एक तरफ से ठंड और दूसरी तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जो मार है, और इन सब के बीच अगर ऐसी कुछ मार अलग से पड़ जाए तो वो बहुत दुखद है। तो उस घटना पर भी नजर है, लेकिन जो सियासी घटनाक्रम तेजी से उत्तर प्रदेश का बदल रहा है उस पर हम चर्चा अभी पिछले 1-1.25 घंटे से कर रहे थे। और क्यों आखिर प्रियंका गांधी ने मौके पर चौका मारा है ये भी हम आप लोगों के सामने रख रहे थे। बहुत दूर की कौड़ी खेली है कांग्रेस ने, और क्या ये छोटी सी जो कहें बीजारोपण, ये कल को एक फलदार और छायादार वृक्ष में तब्दील होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कांग्रेस आने वाले समय में मजबूत होगी? और दूसरी तरफ जैसे बीजेपी से लोग टूट रहे हैं, ओबीसी की राजनीति जो बीजेपी करके यहां तक पहुंची थी, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर जो चुनाव 2017 का बीजेपी जीती थी, और किस ढंग से अखिलेश यादव को और उस समय कांग्रेस उनके साथ यानी यूपी के 2 लड़के ये जो हैं वो पिछड़ गए थे, ये सब हम सब ने देखा है। आगे क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ 4 साथी मौजूद रहे और 2 अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। संजीव कौशिक जी हैं, शानदार विश्लेषण करते हैं संजीव जी, पॉलिटिकल विश्लेषण बहुत शानदार रहता है। आपको बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप जुड़ते हैं हमारे साथ। और अमलेंदु उपाध्याय जी को आप सब जानते ही हैं, जानते हैं संजीव जी को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से हैं। और साथ में हमारे 2 और साथी प्रशांत टंडन जी और अमित मौर्य बिल्कुल अपने हिसाब से बात करते हैं। खाए और अघाए लोग जो हैं वो भाजपा के साथ हैं, और जो खाए अघाए से इतर हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं, ये अमित मौर्य कह रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये खाए अघाए लोग जो हैं वो कुछ भी हो जाए, वो अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अभी तक उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके ऊपर किसी भी तरह का उनका बिजनेस चौपट हो जाए, उनके ऊपर वज्रपात हो जाए, फिर भी वो वहीं रहेंगे जिनके साथ जहां देखते हैं कि यहां हमारा लाभ होने वाला है। तो ये जिक्र इसलिए यहां कर रहा हूं कि अमित मौर्य अभी नहीं है, लेकिन अमित मौर्य बातें बहुत शानदार करते हैं। और आप लोग शायद चूंकि बनारस में वो रहते हैं, पूर्वांचल की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और मौर्य जो है पिछले 72 घंटे से काफी चर्चा में है, इसलिए स्पेशली हमने अमित मौर्य को रखा था आज इस चर्चा में कि चलिए मौर्य की राजनीति को वो बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों के बीच रखेंगे। तो आप हमारे चारों दोस्तों, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। संजीव जी भी एक बार फिर से, और अमलेंदु जी आपको भी एक बार फिर से धन्यवाद। और हमारे तमाम साथी जो आप जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं लगातार बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। बीच में मैं पढ़ भी रहा था आप लोगों के कमेंट को, और हमेशा पढ़ता हूं। जैसे असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि अंधभक्तों की ये बात सही है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो साहिब ने कर दिखाया। चुनाव से पहले किसी पार्टी का सूपड़ा साफ पहली बार हो रहा है, असलम चिश्ती कह रहे हैं। राजेंद्र परशुराम का कह रहे हैं बीजेपी इज अ सिंकिंग बोट। बीजेपी एक कहें तो जो डूबती हुई नाव है, लॉट ऑफ होल्स इन इट विथ बैड गवर्नेंस, पीपल आर जंपिंग आउट ऑफ बोट टू न्यू बोट फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल सही। और
जब जहाज डूबता है या नाव डूबने लगती है तो ऐसा ही होता है। राजेंद्र परशुराम का यही बात यहां लिख भी रहे हैं। कमिल शेख भी हैं, रहीम मंसूरी छिंदवाड़ा से हैं हमारे साथी, लिख रहे हैं रहीम जी की 2 मई दीदी गई की अपार सफलता के बाद 10 मार्च बीजेपी का सूपरा साफ। ये कह रहे हैं रहीम जी छिंदवाड़ा से हैं मध्य प्रदेश से, जो लिख रहे हैं कि 2 मई दीदी गई की अपार सफलता के बाद 10 मार्च बीजेपी का सूपड़ा साफ। संदेव कुमार रॉय कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत बहुत अच्छा है। राजीव जी बिहार सारण से हैं। संदेव कुमार राय जी सारण से हैं, छपरा से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही लॉनली सोल हैं जो कह रहे हैं 2017 में भाजपा 80% सीट जीती, 2022 में बीजेपी यानी भाजपा 20% सीट जीतेगी। योगी ढोल बजा बजा 80-20 का गणित में मोदी योगी को इशारा। यूपी के अधिकतर अधिकारी ठेके 5 साल में गुजरात ले गए, यूपी के लोगों को रोजगार नहीं ठेंगा मिला है, ये कह रहे हैं लॉनली सोल। और ऐसे ही हाजी मोहम्मद यूनुस भी हैं, हेलो सर जी बीजेपी जा रही है 0 पर, लिख रहे हैं। कौशिक देवराय बोल रहे हैं कि गोवा और मणिपुर में कांग्रेस कहां खड़ी है आज की स्थिति यही है कि गोवा में कांग्रेस काफी मजबूत है और मणिपुर में भी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। कौशिक देवराय जी। अब्दुल रजाक कह रहे हैं सर प्लीज एग्जिट पोल बहुत जल्द आप लोगों के सामने, इस महीने के आखिरी शनिवार को नहीं उससे पहले हम माफ करें ओपिनियन पोल एग्जिट पोल तो जिस दिन इलेक्शन की जो मतलब 10 मई नहीं माफ करें 7 मार्च को एग्जिट पोल हम लेकर आपके सामने लाए हैं शाम 5 बजे से, 7 मार्च को शाम 5 बजे से एग्जिट पोल, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल जो हमारा सर्वे लगातार आप लोग देख रहे हैं और इस महीने और जल्द हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। बस उस पर काम चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। तेज नारायण यादव जी भी बिहार से जुड़ते हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं भाजपा कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले सरकार सिर्फ सपा की बनेगी। और ऐसे ही फैयाज बाडी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी का खेल खत्म लिख रहे हैं। वसीम खान भी हमारे साथ हैं, रहीम मंसूरी जी लगातार बने हुए हैं। रफीक पूनावाला जी हमारे साथ में हैं। मुस्तफा हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का विधायक छोड़ रहे हैं, साथ उसको लॉलीपॉप पकड़ा दिया था इसलिए छोड़ रहे हैं। और कौशल कश्यप कह रहे हैं कि बीजेपी जिंदाबाद। कौशल जी कह रहे हैं, असलम चिश्ती कह रहे हैं आज प्रियंका गांधी ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है जो कह रहे थे कि इतनी महिलाएं कहां से आएंगी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मोहम्मद बुरहान कह रहे हैं बीजेपी तो गयो भाइया। और फिर आयशा अंसारी का कहना, राजीव सर जैसा कि लोग कहते हैं एक महिला जब अपने पर आती है और बच्चे से अपना कहना मनवा सकती है तो क्या वोट नहीं पड़वा सकती? यदि ऐसा हुआ तो फिर रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी आयशा जी की अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो अमलेंदु जी कह रहे थे कि बीजेपी फिर तीसरे नंबर पे, तो हो सकता है कि ऐसा हो कि फिर तीसरे नंबर पर बीजेपी चली जाएगी अगर इस ढंग से होता है तो। लेकिन देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। तेज नारायण यादव कह रहे हैं भाजपा कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले सरकार सिर्फ सपा की बनेगी। हाजी मोहम्मद भी, ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ। रफीक पूनावाला कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, बीजेपी मुक्त भारत बनने वाला है, 3 साल में बीजेपी मुक्त भारत बन जाएगा। इंजीनियर शिव प्रकाश वर्मा जी कह रहे हैं अब तक 3 मंत्री और 11 विधायकों का विकेट गिरा चुके हैं। अखिलेश जी बॉलिंग कर रहे हैं और 14 लोगों का 3 मंत्री और 11 विधायकों के विकेट गिरा चुके हैं अखिलेश यादव। अंशुमन सिंह यादव भी हैं और ऐसे ही एलिजाबेथ पॉल भी हमारे साथ हैं। बीजेपी मुक्त यूपी एलिजाबेथ पॉल का लिखना है। और ऐसे और भी हैं साथी। श्री बालाजी का कहना है बीजेपी से जितने भी विधायक और मंत्री बीजेपी छोड़कर गए, जिस पार्टी में जरा उनको पूछना इतने दिन पहले आप कहां थे, उनको मालूम पड़ गया कि हमारा टिकट कटने वाला है क्योंकि बीजेपी में मलाई खाने को नहीं मिलती है। श्री बालाजी, मैं आपकी बात से थोड़ा असहमत हूं, और इसलिए श्री बालाजी मैं असहमत हूं क्योंकि ये एक बात जो है वो बनाई जा रही है ऐसी कि इनके टिकट कटने वाले थे। जरा ये बताइए मुझे, एक कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कट जाता
क्या ऐसे भी बहुत सारे 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्रियों में से मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और दूसरी बात ये कि टिकट के बंटवारे की यानी टिकट की घोषणा अभी नहीं हुई, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई और उससे पहले लोग छोड़ रहे हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए सेफ साइड, हम लोग सेफ साइड जो गेम खेलते हैं ना, फ्रंट फुट पर ना आकर के बैक फुट पर, तो ये बैक फुट पर खेलने वाली बीजेपी की बात आप कर रहे हैं। और खासकर इसलिए मैं कह रहा हूं, एक समीक्षक होने के नाते बिल्कुल दिल साफ करके मैं ये बात रख रहा हूं, क्योंकि अगर किसी को टिकट ना मिले उसके बाद वो कहीं जाता है तो ये माना जा सकता है कि टिकट नहीं मिला और उसके बाद वो चले गए। लेकिन यहां तो बात टिकट तक आई ही नहीं है भाई साहब, यहां तो लाइन लग गई है। और ये लाइन क्यों लगी है, बीजेपी को सोचना होगा। जहां आप अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, आप सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपने गलती क्या की है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हाहाकार, क्या सच दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आज हाहाकार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात के 1:30 बजे क्यों आखिर मीटिंग करनी पड़ रही है? हाहाकार नहीं है तो क्या है? और इस बात को तो समझना होगा। 5 साल तक आप सरकार चला रहे थे और सरकार में अगर दम घुटने वाली स्थिति पैदा हो जाए ऐसे लोगों की कि 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो आपके मंत्रिमंडल को छोड़ दें, और साथ में केशव प्रसाद मौर्य को क्या आप समझते हैं कि वो बहुत खुशी खुशी वहां हैं? इस बात को भी तो समझना होगा। तो इसलिए बहुत कुछ है इसमें, इसलिए जो रखा जा रहा है तो वही बात जो हमारे एक साथी कह भी रहे थे कि अगर बीजेपी में कोई आता है दूसरे दल से टूट करके तो वो दूरदर्शिता दिखाई जाती है कि बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। और यहां से चले गए तो दल बदलू कहा जा रहा है, यहां से चले गए तो लोग कह रहे हैं कि देखिए इनके टिकट काटे जा रहे थे। तो इसलिए उस दिशा में मत सोचिए, जरा अपने किसी पार्टी का समर्थक होना अच्छी बात है, आप समर्थन कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिंदुस्तान का संविधान भी ये आजादी देता है। लेकिन बात यह है कि समर्थन करते वक्त आंखों पर पट्टी मत बांध लीजिए। कोई अगर किसी का बेटा भी मर्डर करके आता है ना, तो वो उसका बाप ये नहीं कहता कि मेरा बेटा मर्डरर नहीं है। अगर करके आया है तो कहता है, अगर सच्चा और ईमानदार बाप होगा, मां होगी तो। बाकी तो अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहें। तो श्री बालाजी, आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं मैं, इसीलिए ये बात मैं रख रहा हूं। एक विश्लेषक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते और एक ईमानदार पत्रकार होने के नाते मैं ये बात रख रहा हूं। और आपकी मर्जी जो आपको सोचना है ये आपके लिए है। और ऐसे ही लोनली सोल हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश, मोदी मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम है। सस्ते चाणक्य का फॉर्मूला उस पर भारी पड़ने वाला है। और उनके अलावा कामेश्वर दयाल भी हैं, कह रहे हैं आपको धन्यवाद देते हैं, मगर कांग्रेस में शामिल सभी नेता इस प्रकार भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए ये भी खलबली मची है। और ऐसे ही असलम चिश्ती कह रहे हैं कि भाजपा की गलत सामाजिक राजनीतिक विचारधारा का परिणाम है ये जो भाजपा में भगदड़ मची हुई है। माई लाइफ माई व्यू का लिखना है कि वेरी सून बीजेपी लूज उत्तर प्रदेश, आई आस्क वन क्वेश्चन, व्हाई नॉट आस्किंग फूड प्राइस। बिल्कुल सही बात है, महंगाई, फूड प्राइस ही नहीं, महंगाई की बात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो प्रेमचंद रिगर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मिल्कशेक भी हैं। और ऐसे कुलविंदर संधू हैं, कह रहे हैं क्या अखिलेश यादव इतना खर्चा संभाल लेंगे, क्योंकि खर्चा बिखरते देर नहीं लगती और सौदेबाजी करते फिर किसी के साथ जा सकते हैं। शीनू चंदर भी हैं हमारे साथ में, अफरोज आलम भी हैं जो कह रहे हैं कि एसपी का कुनबा बहुत बड़ा हो गया है, क्या इसको अखिलेश यादव संभाल पाएंगे? यही तो राजनीति में बात होती है कि कौन कैसे काम कर ले जाता है, ये देखना होगा, ये चुनौती है। आप बहुत सही सवाल कर रहे हैं अफरोज आलम जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या इसे संभाल पाएंगे अखिलेश यादव। रूपराम अग्रवाल कह रहे हैं राजीव जी आपकी बात सही है। जफीर मंसूर कह रहे हैं बीजेपी ने वॉशिंग मशीन रखा है। और ऐसे ही शीनू चंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र चटर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुलविंदर संधू लगातार बने हुए हैं, मोहम्मद कमलुद्दीन हैं हमारे साथ में, अशोक सक्सेना कह रहे हैं हिंदू 80%, हिंदुत्व 20%, राजेश सिंह हैं जो कह रहे हैं बीजेपी का जाना अब पूरे देश से तय है।
फिर जगमल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, बनवारी मीना हैं, चाणक्य फेल क्यों हो रहे हैं पूछ रहे हैं बनवारी मीना जी, और श्रीवास आर भी हमारे साथ बने हुए हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। बद्री अहमद भी बद्री आलम भी आई लव डीवी लाइव लिख रहे हैं, लॉनली सोल हैं, कुलविंदर संधू, अलीम जी हैं हमारे साथ में, समीर भी हमारे साथ में, बहुत सारे साथी बने हुए हैं, अमित्या देव बने हुए हैं, ब्रजेश वर्मा हैं, कमिल जी हैं, कुलविंदर संधू हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कि राजीव जी बीजेपी 7 साल में देश का कुछ भला किया है क्या, ये सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो बीजेपी को बहुत ज्यादा अंधभक्तों की तरह चाहते हैं, ये सवाल उनके ऊपर जरूर रखना चाहिए। खैर दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों में से कुछ सवालों के जवाब कल जरूर आप लोगों के बीच जब चर्चा के लिए आएंगे तो आप लोगों से हम बात जरूर हमारी होगी। मदीना का मुसाफिर, सुरेंद्र चौधरी, ऐसे तमाम साथी, जीएस घनश्याम शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं भाजपा ने युवाओं, बेरोजगारों, शिक्षा मित्रों, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसानों, SC ST को ठगा है, इसलिए खामियाजा 2022 के चुनाव में तो भुगतना पड़ेगा ही, जय समाजवाद लिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी, रविकांत भी हमारे साथ में हैं जो कह रहे हैं कभी महंगाई और बेरोजगारी पर भी चर्चा कीजिए, और मंसूर खान भी बने हुए हैं हमारे साथ में, राधे श्याम भी बने हुए हैं, राजेश सिंह भी बने हुए हैं, कौशल हैं, देवेंद्र चटर्जी। तो तमाम दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, ऑलरेडी आप लोगों का बहुत समय ले चुका हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे दूसरे अपने साथियों के बीच इसके लिंक को शेयर जरूर कीजिए, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे प्रसारित कीजिए, और कल शाम 7 बजे आपका इंतजार रहेगा। तब तक नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।